वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में। आपके जीवन के किसी भी पहलू को आप ले लीजिए, आपने कभी ना कभी कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड जरूर इस्तेमाल किया होगा, प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल किया होगा। अगर आप कार में सफर करते हैं तो टाटा मोटर्स इनकी एक बड़ी रेंज बनाती है। अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो टाटा के पास विस्तारा और एयर इंडिया भी मौजूद है। अगर आप होटल में ठहरते हैं तो टाटा के पास टाटा होटल है, ताज होटल है। आप कपड़े पहनते हैं तो टाटा का फैशन ब्रांड वेस्ट साइड है। अगर आप ज्वेलरी की जरूरत महसूस करते हैं तो टाटा के पास तनिष्क है। जो आप चाय पीते हैं वो टाटा टी है। जो आपके खाने में नमक जाता है वो टाटा सोल्ट है। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं। तो ये हैरानी की बात नहीं है कि आज टाटा भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे सफल कंपनियों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कंपनी एक रात में, एक दिन में इतनी बड़ी नहीं हुई थी। इसमें 200 साल लगे हैं। जी हां, आपने सही सुना, 200 साल। आज की इस वीडियो में दोस्तों चलो हम भारत के सबसे पुराने बिजनेस परिवार की दिलचस्प कहानी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, टाटा की कहानी जो है वो सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये एथिक्स, वैल्यूज और नेशन बिल्डिंग की एक इंस्पायरिंग स्टोरी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और देखते हैं कैसे टाटा ग्रुप ने देश को बदलने का काम किया। चैनल का नाम है दी आइए सब, मेरा नाम है राही मेहता। तो चलिए जानते हैं टाटा ग्रुप की कहानी के बारे में। तो टाटा ग्रुप ने भारत में कई सारी इंडस्ट्रीज की शुरुआत की दोस्तों, और इनमें से ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो अपनी मार्केट सेगमेंट के अंदर लीडर बनने का काम कर रही हैं। इसके साथ साथ टाटा की वजह से ही देश के अंदर कई सारी चीजें पहली बार शुरू हुई। जैसे जो 8 घंटे का वर्क स्ट्रक्चर होता है एक दिन में, वो टाटाज ही भारत के अंदर लेकर आए थे। इसके साथ पेड लीव का स्ट्रक्चर भी टाटाज ने ही भारत के अंदर लेकर आया। दोस्तों, हमारी कहानी 1822 में शुरू होती है, बिल्कुल 200 साल से कुछ ज्यादा पहले। एक लड़का गुजरात के गांव में एक पारसी पुजारी के परिवार में पैदा होता है। नाम था नुसेर वानजी टाटा। बचपन से ही वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस थे, उनका कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। कहते हैं कि वो अपने गांव में इकलौते ऐसे इंसान थे जो गांव छोड़कर जाना चाहते थे, जिनका गांव में मन नहीं लगता था, और उनको ये जरूरत महसूस हुई कि अब गांव छोड़कर किसी शहर में जाकर अपनी तरक्की के लिए कुछ काम करना चाहिए। और उन्होंने इसे ही अपनी तकदीर समझा। इसके लिए वो 20 साल की उम्र में ही गांव छोड़कर मुंबई चले गए और एक नए बिजनेस शुरू करने की उन्होंने कोशिश की। आज भी बहुत सारी यूथ, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे युवा ऐसा करते हैं। गांव से शहरों की तरफ वो आते हैं, नया भविष्य बनाने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन फर्क ये था कि उनके पास एक पत्नी और एक बच्चा भी था। उस समय में चाइल्ड मैरिज बहुत आम बात हुआ करती थी। वो 17-18 साल की उम्र में ही पिता बन गए थे। उन्होंने अपने परिवार के साथ मुंबई में शिफ्ट किया। वहां उन्होंने कॉटन के कारोबार में दिलचस्पी दिखाई और जल्दी ही उन्होंने कॉटन के एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू भी कर लिया और उसमें कामयाबी भी हासिल कर ली। उस बिजनेस से जो भी पैसा कमाया उन्होंने, वो अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च करने की पूरी कोशिश की। और इससे वो ये समझते थे कि जितना ज्यादा उनका बेटा पढ़ लिख जाएगा उतना ही ज्यादा बिजनेस में फायदा भी हो सकेगा। वो कोई भी समझौता अपने बेटे की पढ़ाई के साथ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने बेटे जमशेदजी टाटा को उस वक्त की सबसे अच्छी शिक्षा दिलवाई, जो उस वक्त के हिसाब से सबसे महंगी शिक्षा भी थी। नुसेरवान जी का कॉटन का जो व्यापार था वो बहुत अच्छा चलने भी लगा था, जिसके चलते उन्होंने जमशेद जी टाटा को, जब वो पढ़ाई खत्म कर लेते हैं तो उनके पिता के कहने पर, नुसेरवान जी टाटा के कहने पर, जमशेद जी टाटा को कारोबार को बढ़ाने के लिए हांगकांग भेजने का फैसला किया जाता है। आज ये बात बहुत आम लगती है कि आप अपना देश छोड़कर किसी और देश के अंदर जाकर काम करने की कोशिश करो, बिजनेस करने की कोशिश करो, शिक्षा हासिल करने की कोशिश करो। पर उस समय ये बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि दोस्तों याद रखिए, अब जमशेद जी टाटा जब हांगकांग जाने की तैयारी करते हैं तो साल था 1859। और एयर ट्रैवल के शुरू होने से भी लगभग 55 साल पहले की यह बात है। उस वक्त जहाज से यात्रा करना एक लंबा और मुश्किल सफर होता था। 1859 में जब जमशेद जी टाटा 20 साल के थे, उन्होंने अपने पिता के कहने पर हांगकांग में एक ऑफिस खोला और इसको ही अपनी जिंदगी का एक मिशन बना लिया। दिलचस्पी की बात यह है कि जमशेद जी टाटा भी अकेले नहीं थे, वो भी शादीशुदा थे और उनके पास भी एक बच्चा था। ये आसान फैसला नहीं था परिवार को अप्रूट करके दूसरे देश जाना और वहां बिजनेस सेटअप करना, उसकी कोशिश करना। लेकिन जमशेद जी टाटा बहुत एम्बिशियस थे और उसी के चलते उन्होंने जबरदस्त सफलता हासिल भी की। अपनी 65 साल की जिंदगी में जमशेद जी टाटा ने 3 बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े इलाकों के अंदर काम किया, 3 कॉन्टिनेंट पर उन्होंने काम किया। भारत में उन्होंने कॉटन की ट्रेडिंग से ही काम शुरू किया था और बाद में बहुत सारी कॉटन की मिल्स जो थी उन्होंने भारत में लगाई। इसके अलावा उन्होंने भारत की पहली स्टील फैक्ट्री की भी फाउंडेशन रखी
और भारत का पहला 5 स्टार होटल भी उन्होंने ही खोला। ये भारत का पहला होटल था जिसके अंदर पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी मौजूद थी। इससे पहले भारत के अंदर किसी भी होटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं हुआ करती थी। हाँ, और वो होटल मुंबई के अंदर सिचुएटेड है, नाम है ताज होटल, ताज पैलेस, जो आज भी एक अट्रैक्शन का केंद्र है और जो भी मुंबई जाता है ताज होटल को जरूर देखता है। तो दोस्तों, आज तक ये भारत के सबसे जाने माने होटल्स में से शामिल है। उसके बाद 1904 में जब जमशेदजी टाटा का निधन हुआ, जब उनकी डेथ हुई, उन्होंने एक ऐसी विरासत को छोड़ा जो बेजोड़ थी, जिसका कोई मुकाबला नहीं था। और मैं ये सिर्फ व्यापार के नजरिए से नहीं कह रहा हूं। आजकल मुनाफा कमाना आजकल मुनाफा कमाना ही काफी आम हो गया है। पर उस समय मुनाफे के अलावा भी टाटा परिवार जो था वो बहुत सारी चीजों पर ध्यान देता था। लेकिन जमशेदजी टाटा जो थे वो अपने सिद्धांतों और अपनी नैतिकता, अपनी मोरल वैल्यूज की शानदार विरासत जो थे वो टाटा परिवार को छोड़कर गए। आइए कुछ उदाहरण देखकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1874 में जमशेदजी टाटा ने नागपुर में अपनी पहली कॉटन फैक्ट्री लगाई। ये उनके कॉटन ट्रेडिंग बिजनेस को बढ़ाने का एक नया तरीका था। अब वो ट्रेडिंग को छोड़कर कॉटन टेक्सटाइल के बिजनेस में आने की कोशिश कर रहे थे और ये उनका पहला एक्सपीरियंस था। जब तुम नया बिजनेस शुरू करते हो तो तुम्हें नई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और उन्होंने देखा कि नागपुर की जो कॉटन मिल्स है, वहां पर जितनी भी लेबर थी, जहां पर जितने भी मजदूर थे, वो बहुत ही ज्यादा आलसी थे और ज्यादातर मजदूर जो थे वो हर रोज फैक्ट्री से गायब रहते थे। वहां पर कभी भी 100% अटेंडेंस जो थी वो उनको कभी देखने को नहीं मिलती थी। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते थे जमशेदजी टाटा, क्या कर सकते थे उनके सुपीरियर, क्या कर सकते थे उनके मैनेजर? वो उनको डांट सकते थे, उनके ऊपर कड़ी नजर रख सकते थे, उनकी सैलरी में कटौती कर सकते थे, या उनके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई जा सकती थी। बट जमशेदजी टाटा ने ऐसी किसी भी पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मजदूरों की अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए एक नया तरीका निकाला। उनको लगा कि अगर वो डांटेंगे तो हो सकता है कल को मजदूर जो है वो काम पर आना ही बंद कर देंगे। इसलिए उन्होंने मजदूरों की सोच समझने की कोशिश करी, क्योंकि वो चाहते थे कि मजदूर जो है वो फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। इसके लिए उन्होंने एक जनरल प्रोविडेंट फंड स्थापित किया, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी मजदूर जो है वो पेंशन लेते रहें, पेंशन उनको मिलती रहे, ताकि वो काम करने के प्रति बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहें। इसके अलावा उन्होंने एक बीमा योजना भी शुरू करी थी। यह भी भारत की पहली बीमा योजना थी जो किसी भी इंडस्ट्री ओनर के द्वारा अपने कारीगरों को देने की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने एक ऐसा सपना देखा था भारत के लिए जो वो आज भी साकार हो चुका है। उस सपने के चलते भारत के अंदर बहुत सारी नई चीजें स्थापित हुई गई। उसके बाद टाटा ग्रुप का जो सफर है 1868 में जमशेदजी टाटा के साथ शुरू भी हुआ, जब उन्होंने मुंबई में एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी की भी शुरुआत की थी। जमशेदजी टाटा का सपना था और उनका कहना था कि अगर तुम्हें बड़ा सपना देखना है तो उसके लिए रिसोर्स और कैपेबिलिटीज भी उसी लेवल की आपको डेवलप करनी होगी। इसीलिए उन्होंने 1907 में अपने सपने को पूरा करने के लिए टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना करी। यह देश का पहला स्टील प्लांट था। तब इंडिया एक कॉलोनियल स्टेट था, लेकिन जमशेदजी टाटा ने एक ऐसी इंडस्ट्री का बेस रखा जो देश को इंडस्ट्रियल पावर बनाने में बहुत मदद कर सकता था। इसके बाद टाटा ग्रुप ने और भी बहुत सारे बोल्ड स्टेप्स उठाए। टाटा ग्रुप ने ऐसे सेक्टर्स में कदम रखा जो कि पहले कोई इंडियन कंपनी कभी भी नहीं सोच सकती थी, जैसे कि एविएशन, जैसे कि ऑटोमोबाइल, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, जैसे कि आईटी। हर जगह टाटा ग्रुप ने अपना पहला कदम रखा, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करी। अगर हम एविएशन की बात करें तो टाटा एयरलाइंस का पहला सफर जो था वो जेआरडी टाटा, जो जमशेद जी के विजन को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके बेटे थे, उन्होंने 1932 में पहली बार इंडिया की पहली कमर्शियल एयरलाइन टाटा एयरलाइंस को स्टार्ट किया था। वही टाटा एयरलाइंस जो बाद में एयर इंडिया बनी, जो बाद में सरकार ने नेशनलाइज कर दी, बट आज वापिस से टाटा के पास आ चुकी है। ये एक बहुत ही बड़ा कह लीजिए कि चेंज था टाटा के इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर। टाटा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। पहली कंपनी एविएशन के अंदर भारत के अंदर खोलने का भी काम उन्होंने ही किया। उसके बाद उन्होंने टाटा मोटर्स उसको स्थापित किया, और आज हम जानते हैं कि टाटा मोटर्स देश की एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देश की बहुत सारी कार्स जो हैं वो टाटा कंपनी ही बनाती है। इसे 1998 में स्थापित किया गया था। ये इंडिया की पहली इंडिजीनियस कार कंपनी थी, जो हमारी मिडिल क्लास के सपने को सच करने का एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसके बाद टाटा जो थे वो स्थापित करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। आज की इस आईटी दुनिया के अंदर बेताज बादशाह माना जाता है टीसीएस को। हम सब जानते हैं यही टीसीएस टाटा का ग्रुप ऐसा ग्रुप है जिसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, सिर्फ भारत की ग्रोथ में ही नहीं, पूरी दुनिया की ग्रोथ में ही। इसने इंडिया को एक सॉफ्टवेयर पावर के रूप में स्टैब्लिश करने का काम किया। और रेलवेज के बाद भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कोई प्रोवाइड करता है तो वो टीसीएस ही है। इसके बाद टाटा ग्रुप की बहुत सारी यूनिक अप्रोचेस थी। टाटा ग्रुप ने
सिर्फ बात प्रॉफिट की ही नहीं सोची, बल्कि वैल्यूज और एथिक्स को भी अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाने की कोशिश करी। जमशेदजी टाटा के टाइम से लेकर आज तक टाटा ग्रुप ने हमेशा अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट्स में देश के वेलफेयर को पहली प्रायोरिटी दी। इसी के चलते उन्होंने टाटा ट्रस्ट भी खोला। टाटा ट्रस्ट अपने प्रॉफिट्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है। उनका मानना है कि जो वेल्थ हम बना रहे हैं उसका एक हिस्सा सरकार, उसका एक हिस्सा कंपनी के द्वारा वापस सोसाइटी को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ अगर हम जमशेदपुर का भी एग्जांपल लें, जमशेदजी टाटा ने जब टिस्को की स्थापना की थी, जमशेदजी टाटा ने जब टाटा स्टील का फाउंडेशन रखा था, तब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बनाई थी, उन्होंने जमशेदपुर का पूरा टाउन प्लान किया था, जहां वर्कर्स के लिए जरूरी फैसिलिटीज भी थी। ये उनका विजन था, अ सिटी नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट बट फॉर पीपल। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन इंडिया की इकोनॉमी में की। हर सेक्टर में टाटा ग्रुप का प्रभाव आज हमको देखने को मिलता है। टाटा ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने से सिर्फ उनका बिजनेस ही नहीं बढ़ा, बल्कि देश की इकोनॉमी को भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुश मिला। जैसे कि टाटा पावर की अगर हम बात करें, इंडिया की पहली प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी टाटा ग्रुप को ही एक इनिशिएटिव था। टाटा पावर जो 1910 में सेटअप की गई थी, आज भी ये इंडिया की एनर्जी सेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसके अलावा टाटा केमिकल्स का लॉन्च जो था वो 1939 में हुआ, और उसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के फील्ड में बहुत सारे इनोवेशंस वो लेकर आए। टाटा ग्रुप ने हमारे देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को काफी सपोर्ट किया। इसके बाद अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, इसमें भी टाटा ने बहुत ही ज्यादा मदद करी। टाटा ग्रुप सिर्फ बिजनेस एम्पायर बनाने तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी बहुत मेजर रोल प्ले किया। जमशेदजी टाटा का सपना था कि टाटा ग्रुप सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन ना बने, बल्कि देश की तरक्की में हिस्सा ले। इसी के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना की गई। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का सेटअप करना एक विजनरी स्टेप था, जो हेल्थ केयर सेक्टर में टाटा बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, यह भी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो सोशल वर्क और डेवलपमेंट स्टडीज में लीडरशिप बन गया है। टाटा हमेशा एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करता हुआ आया है। अब अगर हम बात करें टाटा के ग्लोबल फुटप्रिंट की, तो उसमें भी टाटा बिल्कुल पीछे नहीं है। टाटा ग्रुप ने बहुत सारी कंपनियां जो है वो विदेशों से भी एक्वायर की हैं। टाटा ग्रुप के रतन टाटा, जो सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी, सबसे ज्यादा एम्बिशियस चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, उन्होंने टाटा ग्रुप के अंदर जैगुआर लैंड रोवर को शामिल करने का काम किया। टाटा मोटर्स ने 2008 में आइकॉनिक ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर किया, जो ग्लोबल ऑटो मार्केट में उन्हें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देने का एक बहुत ही बड़ा काम उसने किया। इसके अलावा टाटा स्टील ने कोरस को भी 2007 में, एक यूरोप की बहुत बड़ी स्टील प्रोड्यूसर कंपनी को भी एक्वायर किया। यह भी एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, जो उन्हें ग्लोबल स्टील मार्केट में एक मेजर प्लेयर बनाता है। टाटा ग्रुप के आज 150 कंट्रीज में ऑपरेशंस है, और उनका ग्लोबल रेवेन्यू 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। इसके साथ साथ रतन टाटा की अगर हम बात करें, जो उन्होंने टाटा कंपनी के अंदर एक नए युग की शुरुआत करी, रतन टाटा के लीडरशिप के टाइम पे टाटा ग्रुप ने नए हाइट्स को टच किया। चाहे वो टाटा नैनो ही क्यों ना हो, देश की सबसे सस्ती कार थी, खैर उसमें कुछ एक कमियां भी थी जो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। या फिर टाटा के मल्टीपल ग्लोबल एक्विजिशन की हम बात करें, रतन टाटा ने कंपनी को 21वीं सेंचुरी में ग्लोबल प्लेयर बना दिया। टाटा नैनो एक ऐसी कार थी जो अफोर्डेबल थी, मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज के लिए थी, और ये रतन टाटा के विजन का ही एक हिस्सा था, जो इंडियन परिवार को भी, हर एक परिवार को एक गाड़ी देना चाहते थे। इसके अलावा रतन टाटा के प्रिंसिपल से उन्होंने हमेशा एथिक्स को इंपॉर्टेंस दी। इसी वजह से टाटा ग्रुप दुनिया में इतना ज्यादा रिस्पेक्टेड ब्रांड बना। तो दोस्तों, आज टाटा ग्रुप की लीडरशिप नटराजन चंद्रशेखर के हाथ में है, और उन्होंने ग्रुप को डिजिटल और रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में नए गोल सेट करके टाटा ग्रुप को दिए हैं। टाटा डिजिटल और टाटा न्यू सुपर ऐप फ्यूचर की डायरेक्शन में कंपनी के बोल्ड स्टेप्स हैं। आने वाले समय में भी टाटा ग्रुप का फोकस सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन पर होगा, जिससे देश और दुनिया को और भी ज्यादा भला हो सकेगा। तो दोस्तों, ये था टाटा ग्रुप का कंट्रीब्यूशन हमारे देश की ग्रोथ के अंदर, हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड कमेंट भी जरूर करके जाएं।